अक्सर जो आप लोगों के मन में सवाल आता है उन सब सवालों को मैंने एक जगह कर लिया है। बार बार आप लोग सवाल पूछते रहते हो, अलग अलग कोशिश किया है इसके अंदर उन सारे सवालों को समेटने का। और शायद ये पहली बार है या दूसरी बार है जब मैंने पेपर वर्क किया है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे सवालों को ले लिया गया है। उन सवालों में सबसे पहले अगर बात करें तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वैसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल न्यू कमर है, दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम 2, 3, 4 किसी ने प्रीलिम्स दिया है, किसी ने मेंस दिया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के सवाल भी अलग अलग होते हैं, दोनों के सवाल अलग होते हैं। लेकिन जो न्यू कमर हैं उनके पास चूंकि एक्सपीरियंस नहीं होता 1-2 एग्जाम के झटके का, तो उनके पास वो सवाल नहीं होता जो बाद में हो सकता है फेस करना पड़े। तो बेटर है कि बाद में फेस करने वाले सवाल के साथ भी आज आप रूबरू हो जाए। और ये वीडियो लंबी चलने वाली है, पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, नहीं तो अभी से बाहर हो जाइए आप लोग, क्योंकि ये लंबी वीडियो है। ये 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में नहीं समेटे, इसको समेटा जा सकता है। पूरे डिटेल में बात करेंगे, एक एक टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। जैसे पुराने स्टूडेंट का सवाल क्या होता है, उनका सवाल होता है कि सर बार बार पढ़ते हैं और फेल कर जाते हैं, पास नहीं हो पा रहे, एक एक नंबर से 2-2 नंबर से फेल कर जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है। सारे सवाल आपके ही पूछे हुए हैं और उसको मैंने एक जगह कर दिया है। उसके बाद सर बहुत टाइम हो गया, अब लगता है कि कोई ना कोई जॉब कर लेना चाहिए, ये भी सवाल होता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक टाइम गुजार देते हैं 30 साल 32 साल, उनको लगता है कि काश पहले से ही कुछ और कर रखा होता, तब यूपीएससी के अंदर आते या पीसीएस के एग्जाम के अंदर आते। ये सारी चीजें पुराने स्टूडेंट। नए बोलेंगे सर किताब कौन सा पढ़े, करंट अफेयर्स कैसे करे, कैसे पढ़े कि पास हो जाए, ये सारी चीजें होती है। कुछ लोगों को लगेगा कि जो सीनियर के सवाल हैं वो बेकार हैं, कुछ लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं उनको लगेगा कि ये सवाल बेकार है। लेकिन नहीं, हर सवाल का अपना मतलब है और देखने का नजरिया अलग होता है। जब पहली बार मैंने पटना में सेमिनार लिया था, तो आप लोग तो वीडियो नहीं देखे होंगे, है इसके नीचे, सब एकदम नीचे में होगा कहीं। उसमें 2 ऐसे स्टूडेंट थे जो ऑलरेडी पीसीएस में पढ़ा रहे हैं। उनका सवाल क्या था कि सर जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो स्ट्रेस फील होता है, भूल जाते हैं टेंशन से। तो मैंने बोला आपको टेंशन इसीलिए होता है कि आपके आसपास लोग बैठे हुए हैं, वो भी एग्जाम दे रहे हैं, वो कहीं आपसे बेहतर ना लिख लें। तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है। हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऐसा ही है। मैंने कहा अगर ये करो कि आपके पास टोटल 10 सीट है और 10 सीट में मात्र 4 स्टूडेंट ही एग्जाम दे रहे हैं मेंस का, क्या आपको स्ट्रेस होगा? तो उन्होंने कहा नहीं। हम बोले फिर स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि 10 सीट के लिए 100 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, कोई दूसरा बेहतर तो नहीं है। तो बहुत बार बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाती है तैयारी के दौरान, उसको बताने पे क्लियर होता है। तो हमारे पास जो सवाल है, उन सवाल में अगर आपका भी सवाल है तो टिके रहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। पहला है कि जो टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, आप लोग टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, बहुत कुछ वो बताते भी हैं, आप उसको फॉलो भी करते हैं, पास नहीं हो पाते हैं। जो पास होता है वो कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते होंगे, पहले अटेम्प्ट में कैसे एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है, पास नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या मेहनत बेकार चली जाएगी, क्या सेफ्टी लेके चलें। उसके अलावा कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। एग्जाम एक अगर हम शहर में रह के तैयारी करें या गांव से भी तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम के पहले कुछ दिन, एग्जाम के कुछ दिन पहले लगता है काश 10 दिन और होते, काश 10 दिन और होते तो कुछ और होता। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके लगता है काश इस टॉपिक को जो पढ़ रहा था, लग रहा था यहां से क्वेश्चन आएगा, और काश अगर उसको उस समय पढ़ लिया होता तो। उसके बाद और भी सवाल आता है। और इस बार जो एग्जामिनेशन हॉल, इस बार तो एग्जाम खराब हो गया, इस बार जाके इतने अच्छे से पढ़ूंगा कि अगली बार ये दिन देखने का ना हो, ऐसा लगता है। बार बार पढ़ने के बाद भी पास नहीं होते। जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करें, किताब पढ़े या ना पढ़े, नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्टकट क्या हो, क्या शॉर्टकट हो जिससे एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं, कैसे कोई सटीक मार्गदर्शन या टीचर या जो बढ़िया गाइड करने वाले वो मिले। पीटीए मेंस की तैयारी में पहले किसको करें या साथ किसको करें, किताबें कौन सी पढ़े, कितने घंटे पढ़े, याद कैसे करें, एक समस्या है, नोट्स कैसे बनाएं और टॉपर्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी इसके अंदर देखेंगे। अगर आपका भी सवाल है इसके अंदर
तो ठीक है। पहला सवाल है कि टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं फिर भी फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता। देखिए, हर एक टॉपर्स के इंटरव्यू में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ बेसिक सिमिलरिटीज हैं, समानता है, लेकिन कुछ अंतर भी है। अंतर क्या है? उनके नेचर के कारण। अंतर क्या है? उनके परिवेश के कारण। अंतर क्या है? उनके पर्सनालिटी के कारण। उनका जो जीन जो है, जेनेटिक अंतर है, वो भी है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है। कुछ चीजों में उसका क्या कहते हैं, इनबिल्ट है, इंटरेस्ट है। कुछ चीजों में कुछ लोगों का मेमोरी पावर काफी शार्प होता है, वो बोलेंगे मैंने 3 घंटे पढ़ के निकाल ली, मैंने नोट्स नहीं बनाया तब भी निकल गया। ठीक है, तो आप किसी को जब फॉलो करते हैं तो एक तो पहली बात कि आप जब इंटरव्यू देख रहे होते हैं तो एक ही साथ 10-15 का देख लिया, सबके अलग अलग व्यूज हो गए, आपका अपना नहीं बन पाया। पहले आपका क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आपको जाननी होगी। उसके बाद आप जब इंटरव्यू देखते हैं तो उसमें देखो कि क्या आपके साथ किसका नेचर ज्यादा सिमिलर है, उसने क्या क्या किया और क्या क्या किया सो किया, उसके पीछे के परिवेश बैकग्राउंड कैसा है। हो सकता है आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहां आपको सपोर्ट नहीं मिला हो, ना ही कोचिंग का मिल रहा हो, ना ही पेरेंट्स का मिल रहा हो, ना ही फैमिली फ्रेंड्स का मिल रहा हो, ना ही कोई गाइड हो, लेकिन उनके पास ये सारी चीजें हो तो वो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के भी क्रैक कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, वो बार बार कहते हैं रिवीजन करो, बार बार कहते हैं ये किताब पढ़ो, मैंने एक कम किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवाइज बार बार करो, लेकिन आपको टॉपर्स बनना है। आप उनके कहानियों को पढ़ के इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन उनका जो करना है, जो करने के लिए बोले, वो आप में से 99% स्टूडेंट नहीं करता है। लिख के रख लो, और उसी में आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो जब सिर्फ पढ़ लेने से किसी टॉपर्स के इंटरव्यू और सपना सजा लेने से नहीं होता, वो एक पेनफुल जर्नी है जिसको उन्होंने बहुत ही मेहनत से तय किया है, और आपको अब सिर्फ उनका आईएएस बनना दिखता है। समस्या क्या है कि आपको उनका आईएएस बनना तो दिखता है, लेकिन उन्होंने जो तरीके रास्ते बताए वो आपने नहीं देखा। किसी ने बिपिन चंद्र एनसीईआरटी को 33 टाइम्स पढ़ा है, मैं जानता हूं उनको। किसी ने बहुत कम एक सब्जेक्ट पे 2 किताब रख के उसको बार बार रिवाइज किया है। तो आप रिवीजन पे नहीं जाएंगे उनके कहे पे, लेकिन वो 6 घंटा पढ़ के आईएएस बन गए। अरे 6 घंटा पढ़ा कैसे, ये भी आपको बताया है। 6 घंटा आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो और कहोगे कि हम बन जाए उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसके अंदर आप ना रिवीजन कर रहे हो, ना ही उनके कहने पे चल रहे हो, तो इसके कारण आपको फायदा नहीं होता है। ये एक पहला है। दूसरा है, जो पास होते हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, तो वो अभी मैंने डिस्कस किया है। आप लोग का सवाल होता है ये बहुत बार, तो इसमें होता क्या है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके पास अच्छे अच्छे सोर्स हैं, तो कम टाइम में भी उस सोर्स को पढ़ के वो एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। उनके साथ अच्छे गाइड करने वाले हैं, अच्छे प्रॉपर कोचिंग या अच्छे इंस्टीट्यूट से उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनके कोई अपने निकल चुके होंगे, तो उसके कारण क्या होता है, उनको सटीक बता दिया जाता है कि आप इतना ही पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, अलग अलग मेमोरी पावर होता है, अलग अलग कंसंट्रेशन पावर होता है। कोई 12 घंटा पढ़ के भी पास करता है, कोई 4 घंटे में भी पास करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है। इट मीन्स कि बेटर ये आपको जानना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ कितना है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 12 घंटा ही पढ़ना होगा या 4 घंटे में ही हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे कि आप कितने देर अच्छे से पढ़ सकते हैं और कितने देर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और क्या है, सवाल उठता है वो पढ़ते क्या है, ये भी एक सवाल है। तो वो जो पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या है, देखो, हर एक टॉपर स्टैंडर्ड किताब जरूर पढ़ता है। आप लोग भाग जाते हो, आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जो पीटी का ख्वाब देख के ही खुश हो जाते हैं या पीटी निकाल के ही खुश हो जाते हैं। उनका मकसद कभी पीटी निकालना रहता ही नहीं है, उनका मकसद फाइनल सिलेक्शन लेना होता है। वो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक सीढ़ी है पीटी। लेकिन यहां पे कभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 100% लक्ष्य है पीटी निकालना। पीटी निकल गया ना, मेंस तो नहीं उठेगा। तो सवाल है पढ़ते क्या है, तो हमेशा स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं। हमेशा उनको ये पता होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये नहीं है कि कुछ भी, जैसे एग्जामिनेशन में बहुत बार होता है 2-4 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, आप अब उसके पीछे लग गए और बाकी जो मेन स्ट्रीम के सवाल थे उसको आपने बाईपास कर दिया। ये टॉपर्स कभी नहीं करते। तो बुक लिस्ट मैं बताऊंगा, जो टॉपर्स पढ़ते हैं वो लास्ट में है वीडियो में, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वो हमेशा स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड नोट्स और बहुत कम स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बोर होते हैं तब भी उसी किताब को रिवाइज करते हैं। रिवाइज इस
हाल में कर देते हैं कि एक कलर से काम नहीं चलता, 4-5 कलर चला देते हैं। ठीक है, इस लेवल पे मेहनत करते हैं। कहीं अगर ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो उसको भी वो बार बार पढ़ते हैं, पीडीएफ रीडर में जाके उसको हाईलाइट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ने की समझ, जब तक वो समझते नहीं है उसको छोड़ते नहीं है। तो ये है। उसके बाद अगला है कि पास नहीं होंगे तो क्या होगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, और क्या खासकर यूपीएससी पीसीएस की तैयारी के पहले जॉब सेफ्टी होना चाहिए कि नहीं। देखो, यूपीएससी पीसीएस यहां पर भी 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो काफी करेजियस होते हैं, काफी बोल्ड होते हैं, नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। दूसरे होते हैं, अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, थोड़े से क्या कहते हैं वो, थोड़े से कह सकते हो कि डरते हैं कैरियर को लेकर, नहीं हुआ तो क्या होगा। एक डर पहले ही से होता है, नहीं हुआ तो क्या हुआ। सामने वाले को लगता है नहीं, जम के करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो 2 तरह के हैं। आप कहां फिट बैठते हो पहले देख लो। जरूरी नहीं है कि बैकअप लेके चलना है कोई ना कोई जॉब का, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो जरूरी है कि बैकअप लेके चले, उस डर को दूर कर ले। क्योंकि डर के साथ जब आप तैयारी करेंगे, हो सकता है कि आपकी तैयारी का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो डर के साथ अगर तैयारी आप कर रहे हैं और हो सकता है तैयारी खराब हो, तो बेटर है कि एक बैकअप ले लो। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, तो बिल्कुल बिना बैकअप के तैयारी कीजिए। नहीं, डिक्शनरी से हटा दीजिए। नहीं क्यों होगा, जब दूसरे का होता है तो आपका भी होगा, बस आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी है, उनसे ज्यादा स्मार्ट स्टडी करनी है। नहीं होगा तो सारे मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि पढ़ाई बेकार चला जाए, कभी नहीं होता है। आप नहीं भी अगर होता है तो आपका मेहनत बेकार नहीं। आपने जो नॉलेज गेन किया है उसके आधार पर आप आगे, अगर रियली में आपने पढ़ा है, नॉलेज गेन किया है, तो उसके बेसिस पे आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके टीवी मीडिया में, आपके आसपास, बिजनेसमैन के रूप में, इंस्टीट्यूट के रूप में, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शायद उस आईएएस आईपीएस से ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपने पढ़ा है वो मेहनत बेकार हो जाए। ये बस आपके टेम्परामेंट में है कि क्या सेफ्टी लेके चलना है कि नहीं। नहीं भी लेके चलना है, जोश है, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा भी डर है, झिझक है, आप सेफ्टी ले सकते हैं। कोई और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन याद आ गया, मैं सोचा नोट कर लूं। उसके बाद एक और है, इसके अंदर एक और सवाल है कि कोचिंग करें या ना करें, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। और कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, ठीक है, और कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, इसका चुनाव भी कैसे करें। कंफ्यूजन हो जाता है ना कि क्या करें। देखिए, सबसे प्राइम टारगेट क्या है, आपका सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेना प्राइम टारगेट है। कुछ लोगों को आजकल एक ट्रेंड मैं देख रहा हूं कि सर 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, पहली बार में 87 पे था, इस बार 89 पे हूं, 1 नंबर से छूट गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले साल पक्का निकल जाएगा। पता चला अगले साल 77 पे आ गए। सर इस बार डिप्रेस हो गया हूं। ऐसे आप में से होंगे जो मुझे कॉल करके बताए हैं, ऐसा है ना। अगले साल 5-10 नंबर कम हो गया, डिप्रेशन, अब लगता है कि सर छोड़ दूं। क्यों छोड़ दूं? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई जोड़ी थोड़ी ना है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि आपको किसी की भी सपोर्ट चाहिए, वो सीनियर के रूप में हो, एक अच्छे मेंटर के रूप में हो, एक अच्छे कोचिंग के रूप में हो, तो क्या शर्माना इसके अंदर। ऐसा सेल्फ स्टडी कोई झंडा थोड़ी ना गाड़ देना है। आपका झंडा तब गड़ेगा, आपकी अचीवमेंट तब होगी जब आप जो सपने देख रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। सपने पूरा करने के लिए अगर सही तरीका अपनाया जाए तो गलत नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आप चोरी कर लीजिए, ठीक है, किसी सेटर के थ्रू चले जाइए, लेकिन कोचिंग करना कहां से गलत है। तो इसको एक सेल्फ स्टडी को एक ईगो के रूप में लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके अचीवमेंट में अगर किसी कोचिंग से आपको मदद मिल सकती है, आपका साल बच सकता है, आपका समय बच सकता है, और हाँ, ये तब जब आपको लगे कि आपका समय कीमती है। जब आपको लगे नहीं कि आपका समय कीमती है तो दैट्स ओके,
एक्चुअली मैं कुछ खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा। तो ठीक है, आप समय बर्बाद करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप अगर आपने कोचिंग कर लिया होता तो आपका सिलेक्शन हो गया होता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको डेफिनेटली कोचिंग के साथ जाना चाहिए। अब सवाल है कि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कोचिंग जाए या सेल्फ स्टडी पे ही रहें। तो सेल्फ स्टडी पे तब रहें जब आपके पास आपकी एक तो मेंटल स्थिति या आपके सोचने समझने की क्षमता काफी लॉजिकल है, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं, ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर किताबों के साथ अपनी प्रॉपर रणनीति के साथ चल रहे हैं, आपको गाइड करने वाला कोई है, तो आपको गाइड करने वाला कोई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप सेल्फ के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और सेल्फ से भी सैकड़ों बच्चे निकलते हैं। लेकिन ये जो निकलने वाला जो ट्रेंड है ना, इसके कारण दिमाग में क्या हो गया कि नहीं, सेल्फ से ही निकलना है, चाहे 2 साल क्यों ना लग जाए। क्यों सेल्फ से निकलना है? पहले अटेम्प्ट में छक्का मारो ना, किसी की मदद लेके, जरूरत है तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आपको इंटरव्यू में सेल्फ तो बोलेंगे, लेकिन क्या वो आपकी तरह सेल्फ है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। उनके पीछे में कोई ऐसा तो नहीं है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ऑलरेडी उनको प्रॉपर रास्ता दिखा रहा है। कोई ऑलरेडी ऐसे सीनियर हैं या उनके कोई रिलेटिव हैं जो पास किए या ना किए, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहा है। क्योंकि मैं भी बहुतों को शेयर कर रहा हूं एक्सपीरियंस अपने, मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव दे रहे हैं। अब वो हो सकता है क्लिक कर लें तो वो कल आपको बोलेंगे कि मैंने सेल्फ तैयारी की, वो तो बोलेंगे नहीं, या बोल दिया ठीक है, उनका मैंने मदद लिया था, लेकिन वो मैक्सिमम आपको बोलेंगे कि सेल्फ की। आप लोग इंस्पायर हो, इस लड़के ने तो या लड़की ने सेल्फ किया है, लेकिन सेल्फ के पीछे कोई है कि नहीं ये आपको तो दिख नहीं रहा, और ना ही वो बोलेंगे आपसे। तो ये आपको देखना है, आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमें एग्जाम क्लिक करना है। वो आप सेल्फ से करें या किसी और से, लेकिन ये आप कहां पे हैं ये आप डिटरमाइन करोगे, ये कोई और तय नहीं कर सकता। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, मुझे लग रहा है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये तो मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट फेस करते हैं। 99% क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है, एकदम नजदीक आ जाता है, 5 दिन 2 दिन 1 दिन रहता है, तब लगता है कि काश आज 10 दिन होता, काश आज 10 दिन होता तो मैं पक्का ये वाला सारा सेक्शन तैयार करके एग्जाम में बैठ रहा होता, एग्जाम मेरा श्योर हो जाता। ठीक है, ये 99% स्टूडेंट का, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं होता है, काश 10 दिन और होता, लेकिन उसके पहले जो 10 दिन मिला उसको हमने बर्बाद कर दिया, और अब 10 दिन का डिमांड कर रहे हैं। फिर लगता है ऐसे ही, अब चूंकि तैयारी तो है नहीं प्रॉपर, अभी लग रहा है काश 10 दिन और होता, और चलो ठीक है, इस बार नहीं ना, अगली बार तो पक्का निकालना है, ऐसा लगता है पक्का निकलेगा। ये एक फीलिंग आती है। दूसरी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, वो क्या आती है, वो आती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या होता है, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, ये भी मैक्सिमम के साथ होता है, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, क्वेश्चन जब गुजरना शुरू होता है आंख के सामने से, लगता है अरे इस टॉपिक को तो मैंने पढ़ा है, काश इसको अच्छे से पढ़ लिया होता, अरे ये भी तो सामने से गुजरा था, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। या उस समय लगता है कि ये सारे वो टॉपिक थे जिसमें लग रहा था कि मैं अगर पढ़ता तो क्वेश्चन आ जाता, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, अफसोस हो रहा है। इस बार निकल के ना, इस बार तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार तो मैं पक्का सारे पढ़ के जाऊंगा। ऐसा होता है, फेस करते हैं सब। और अगले साल जो सुधर जाते हैं वो तो सुधर जाते हैं, जो नहीं सुधरते हैं वो अगले साल फिर से वही गलती करते हैं। फिर एग्जामिनेशन आता है तो काश 10 दिन होता, और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अरे पिछले साल भी इसी तरह का कुछ आया था, इस बार भी आ गया, गड़बड़ हो गया, अच्छा ठीक है अगली बार। तो उस काश के चक्कर में क्या होता है, आपका जो समय है वो बर्बाद होता है, और आप जब निकलते हो फिर भूल जाते हो इस मायावी दुनिया में। क्योंकि वो जो 2 घंटे का एग्जाम होता है या 3 घंटे का, उस समय लगता है आसपास जो लोग लिख रहे होते हैं, आपका नहीं होता है, वो एक अलग टेम्परामेंट होता है, लगता है कि पूरा दुनिया में कहीं कुछ नहीं, क्योंकि आप फेल कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि दूसरा आपसे बेहतर है, तो लगता है कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लगता है कि नहीं इस बार जाके तो पढ़ लेना है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, फिर वही फेसबुक व्हाट्सएप दोस्त और मस्ती, टाइम बर्बाद करना। और जो सुधर नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उसके बाद सीरियसली हो जाते हैं और अच्छे तैयारी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो फिर से भूल जाते हैं और वही राग अलापते हैं, और बार बार उनके साथ वही रिजल्ट सामने होकर आता है। तो ये आपको करना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आएगा,
और काश 10 दिन नहीं होता, काश ऐसा कहो कि ऐसा कहो कि अच्छा है कि 10 दिन पहले एग्जाम हो जाए, काश 10 दिन पहले एग्जाम हो जाए, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, कौन 10 दिन और मेंटल स्ट्रेस लेगा। तो ये स्थिति पे आना है आपको, और ये तब होगा जब आप बार बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सीरियसली एग्जाम के पहले ही खुद को तैयार करेंगे। अगर ये हो रहा है आपके साथ, और होता होगा जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद एक और सवाल आता है बार बार कि सर बार बार पढ़ते हैं पास नहीं होते, बार बार पढ़ते हैं और पास नहीं होते। आज भी मैं जानता हूं ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बार बार पीटी भी निकाल लिया है, लेकिन आज भी उनके पास लुसेंट और कौन सी किताब है, क्राउन पब्लिकेशन, अच्छी किताबें हैं, क्राउन पब्लिकेशन, एक दो करंट अफेयर्स के नोट्स और एक दो वैसे किताबें, इतने ही होंगे अभी भी। ऐसा नहीं है कि ये किताबें गलत है, लेकिन ये किताब आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपको पास करवाने के लिए नहीं है। इस तरह की एग्जामिनेशन में आपको लगता है आप पीटी पास कर गए, मेंस में गए, फेल कर गए, फिर आ गए, फिर तो आपने तरीका भी नहीं बदला, आपने तरीका तो बदला ही नहीं अपना। और जब आपने तरीका नहीं बदला तो रिजल्ट बदलने की उम्मीद कैसे कर रहे हो, मुझे ये बताओ। आप में से बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड भी हैं, उनके पास भी इतने ही स्टडी मटेरियल है। तो ये और उसके अलावा आपके पास जो पुराने ढर्रे का नोट्स है, आपने उसको भी अपडेट नहीं किया, आप उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, और उसके साथ करंट अफेयर्स नया ऐड कर देते हैं, आपको लगता है आप तैयार हो गए। जब आप पास उससे अपने नोट्स से आपके पास जो संसाधन है उससे आप पास नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत नहीं है, इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि पढ़ाई में कुछ भी बदला नहीं जाता है, उसको इंप्रूव किया जाता है। तो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको अपने नोट्स की इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको पढ़ने के तरीके को इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको किताबों को बढ़ाने की जरूरत है, नंबर ऑफ बुक्स जो है अच्छी अच्छी उसको बढ़ाइए, उसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप जो ये कहते हो कि बार बार पढ़ते हैं और पास नहीं होते हैं, क्योंकि आप बार बार वही पढ़ते हैं जिससे पास नहीं होते हैं, आप वो काम नहीं करते हैं जिससे आप अगली बार कुछ नया करके जाओ और पास नहीं हो। तब ना बहुत सारे के पास पुराने नोट्स पड़े हैं, उस नोट्स को पढ़ा, उस नोट्स को आपने पढ़ा और पढ़ के रख दिए, फेल कर गए, अगली बार फिर पढ़ा, करंट अफेयर्स ऐड किया, चले गए। नहीं, तो ऐसे में रिजल्ट भी वही आएगा। अलग रिजल्ट की उम्मीद करना है तो आपको थोड़ा सा उसके अंदर इंप्रूवमेंट, चेंजेस लाने होंगे। उसके बाद अगला है कि जॉब के साथ पढ़ाई करें कैसे। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि आप किस पोजीशन पे हैं ये आपको देखना होगा। जॉब के साथ पढ़ाई अगर आपको लगता है कि कैसे करें ये मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आईपीएस का जॉब करके अगर कोई आईएएस बनता है तो उससे ज्यादा मेहनत का काम आपका होगा। क्योंकि आईएएस आईपीएस जिस साल मतलब ट्रेनिंग में हो या किसी जगह पोस्टेड हो, एक आईएएस आईपीएस के पास जितना प्रेशर होता है, एक डीएसपी के पास जितना प्रेशर होता है, उतना प्रेशर किसी और जॉब में नहीं होता। इसीलिए नहीं होता, ऐसा नहीं है जॉब नहीं होता, जॉब इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे आपको पेपर वर्क भी करना है, साथ में पब्लिक प्रेशर होता है, आप नए होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है। लेकिन तब भी आपने सुना होगा कोई दरोगा है, कोई खाना बनाने वाला है, कोई आईएएस है, आईपीएस है जो आईएएस बन गया, गरिमा अग्रवाल पहले अटेम्प्ट में आईपीएस और ठीक बैक अगले साल के नेक्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस, एग्जाम्पल है। ऐसे कई एग्जाम्पल है जो सीधे आईपीएस से आईएएस, कोई और पोस्ट है उससे आईएएस, ठीक है, डीएसपी है वहां से आईएएस, दरोगा है वहां से डीएसपी। तो जॉब करते हुए वो बन रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जॉब करते हुए कैसे। उनको पता है उनके पास 3 घंटा टाइम है, उनको पता है उनके पास 4 घंटे टाइम है। जब 3 घंटे और 4 घंटे टाइम है और आप जॉब कर रहे हो, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप हो सकता है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप हो सकता है सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे ये नहीं मान सकता मैं, ये चूंकि आप मान लेते हो, ठीक है, ये आप मान लेते हो। अगर मुझे पास करने के लिए 100% चाहिए ना, तो आप मिनिमम, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप कम से कम 40% पे तो हैं, या मैं तो कहूंगा 60 पे हैं, बट आप चलो मान लेते हैं 50% पे हैं। आप अगर किसी सरकारी जॉब में, कोई भी सरकारी जॉब में है, तो आप मान के चलो आप 50% पे हैं, क्योंकि आपने लुसेंट पढ़ा होगा, आपने किताबें पढ़ी होगी, आपने तैयारी किया होगा, आपका फैक्ट तैयार होगा। हो सकता है बहुत समय के बाद भूल गए होंगे, कम हो गया होगा, उसको एक बार देखेंगे, लेकिन आप मान लेते हैं कि आप 100% ब्लैंक है, ये गलत है। आप 50% ब्लैंक है। इसके अलावा आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना, कुछ आपको मालूम है 20% पे ही है, लेकिन आप भी मान के चलते हैं कि आप ब्लैंक है, जबकि आप ब्लैंक नहीं हो, आप बिल्कुल खाली नहीं हो, आपके अंदर है। तो जितना है उतना पे तो बिलीव करो कि मेरे पास 20% है। या बहुत लोगों को लगता है मैं सर मैं इतना कर लूंगा, जब आपको लगता है इतना कर लूंगा तो अब इतना ही तो करना है, इतना कर लूंगा तो इतना ही तो करना है। तो जब आपको लगता है कि आप 50% पे, ये पहले खोजिए कि आप 50 पे हैं। जब 50 पे हैं तो आपको 50 ही करना है, आपको कहां ज्यादा करना है। तो जब आपको 50 ही करना है तो वो तो 4 घंटे में हो सकता है ना, 100 करने के लिए 8 घंटे चाहिए था ना। आप 100 की स्थिति में है कहां, आप तो 50 की स्थिति में है। तो जब 50 की स्थिति में तो 4 घंटे में कैसे नहीं होगा। ऐसा इंडिया का कोई भी एग्जाम नहीं है जो 4 घंटे की तैयारी अगर 3 महीने कर दी जाए तो वो ना निकले। कोई भी एग्जाम, यूपीएससी भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपके 4 घंटे 3 महीने रेगुलर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पूरे 4 घंटे का मतलब 4 घंटा कंसंट्रेशन के साथ दे रहे हैं, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो जॉब के साथ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बस डेडिकेशन चाहिए जो निकालते हैं। उसके बाद सवाल है कि बुक पढ़ें या नहीं, या नोट्स कैसे बनाएं। देखो ये सवाल तो बड़ा ही कमाल का है, बुक्स पढ़ें या नहीं, ये आलसी लोग पूछते हैं। ठीक है, जिनको बहुत सारे शॉर्टकट्स का ध्यान होता है, ये आलसी लोगों का। मैप पे चीजें क्लियर नहीं होती। अरे कैसे नहीं क्लियर होगी, आपने मैप कभी दिल से किया है? आपने क्या मैप पे कभी 10 बार भी मैप को पलट के देखा है? आप पलट के देखो, उसके बाद बोलो कि आपको लोकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो बताओ ना कि नहीं हो रहा है। जब आपने किया ही नहीं तो होगा कैसे, जब किया ही नहीं तो होगा कैसे। तो सवाल है कि बुक पढ़े, क्यों नहीं पढ़े। आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उस एग्जाम में फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट है। नोट्स का एक अलग डिमांड है, बुक्स का एक अलग डिमांड होता है। नोट्स जो होता है वो बुक्स के अंदर जो फैक्ट्स छिपे होते हैं उसको निकाल के एक जगह सजा दिया जाता है ताकि आपके फैक्ट्स मिस ना हो। उसके अलावा जो नोट्स होता है उसके अंदर, और उसके अलावा जो किताबें होती है उसके अंदर कौन से कहानियों के साथ, स्टोरी के साथ डिटेल एनालिसिस होता है, वहां फैक्ट मिस ना हो जाए। मेंस के स्तर पे भी बात करें तो वहां पॉइंट्स मिस ना हो जाए, इसलिए मेंस के नोट्स में भी इस तरह की चीजें डाल दी जाती है। लेकिन अगर आप कहो कि बहुत सारे ऐसे मेंस के नोट्स हैं जिसके अंदर इनफ कंटेंट है, तो ये ध्यान रखना वो ना नोट्स ही है ना ही किताब है, वो ना नोट्स ही है ना ही किताब है, क्योंकि वो नोट्स की भी कमी पूरी नहीं कर पाएगा आपकी, और किताब का रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो किसी काम का नहीं है। नोट्स मतलब होता है काफी सटीक, काफी पतला, एटलीस्ट कम से कम मैक्सिमम 10% से ज्यादा। अगर बुक आपका 300 पेज का है तो 30 पेज से ज्यादा का नोट्स नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का नोट्स बना रहे हो तो डेफिनेटली वो नोट्स बनाया क्यों जाता है। सवाल है कि नोट्स क्यों बनाया जाता है, यही आप नहीं समझते। नोट्स बनाया जाता है कि एग्जामिनेशन का जो लास्ट टाइम आता है या तैयारी के दौरान आप क्विक रिवीजन कर सके। जब नोट्स भी आपका 200 पेज का होने लगेगा तो फिर हम किताब क्यों ना पढ़ लें, समझ रहे हैं। तो नोट्स का मतलब अलग है, जिस चीजों को धीरे धीरे बदला जा रहा है, लेकिन वो एक ट्रैप है जिसके कारण आप किताब भी नहीं पढ़ पाते और नोट्स का भी जो फायदा है वो नहीं उठा पाते। तो ये आपको समझना होगा, इसीलिए आपको किताबें पढ़नी है और किताब के अकॉर्डिंग नोट्स बना लो आप। और नोट्स भी जो होता है वो अलग अलग होता है। जो टॉपर होंगे वो नोट्स बनाते हैं, 99% टॉपर्स नोट्स बनाते हैं। नोट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको कहां कहां चीजें याद नहीं हो रही है, आपको कहां शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत है, आपको कहां किस पॉइंट्स को ऐड करना है। कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स होंगे जो आपको सिर्फ आपका ही होगा। आप अगर उसको एग्जामिनेशन के मेंस में लिखते हो तो स्कोर आपको ज्यादा मिलेगा। अगर एक ही नोट्स को सब लिख रहा है तो एवरेज मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे, तो आप चूंकि उसको लिख भी रहे होते हैं, आप पढ़ भी रहे होते हैं, आप देख भी रहे होते हैं, तो नोट्स बनाते बनाते ही आपका आधा काम हो जाता है। आधा काम आपका नोट्स बनाते बनाते ही हो जाता है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो बुक्स आपको पढ़ना है, नोट्स भी बनाना है। नोट्स के कंफ्यूजन में ना फंसे। सवाल है नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स मैंने अभी बता ही दिया कि आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है। नोट्स 10% से ज्यादा ना हो, आप जिस चीज को पढ़ रहे हो, जिसको 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नोट्स का मकसद है क्विक रिवीजन। नोट्स का मतलब किताब तैयार करना नहीं है। अगर किताब तैयार कर रहे हैं तो वो नोट्स आपको एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा। आप जब एक बार 10% नोट्स बना लेते हैं, मान लेते हैं 300 पेज का है, 30 पेज का बना लिए, जब उसको बराबर पढ़ोगे ना तो वो 10 पेज में समटा जाएगा आपका।
10 पेज में आपका समेट लेंगे आप, और उसके बाद एग्जामिनेशन जब नजदीक आएगा तो हर 1 घंटे में आप उसको रिवाइज भी कर लेंगे, तो तब इसका फायदा आपको होगा। शॉर्टकट कैसे पता चलेगा? शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट इसीलिए नहीं होता क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में पीटी निकाल लो ना, मेंस कैसे निकलेगा? मेंस निकाल लो, इंटरव्यू कैसे निकलेगा? मेंस तो निकलेगा ही नहीं, इंटरव्यू छोड़ दो। शॉर्टकट नहीं होता, आपको थोड़ी डिटेल एनालिसिस पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ, अगर ग्रुप डी ऐसा एग्जाम कोई आप दे रहे हैं तो वहां बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़े, अच्छे से डिटेल में पढ़े और 2-4 बार रिवाइज कर ले, शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक और है कि सर कैसे पता करें कि कौन सा टीचर अच्छे हैं, कौन से मार्गदर्शक अच्छे हैं, या कौन सा कोचिंग अच्छा है, या कैसे चुनाव कैसे करें? ये भी सवाल बहुत बार आता है। देखो, ये एक परेशानी की बात है क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, तो नए हैं, आप एक ही बार में जज नहीं कर सकते। आप एक ही बार में ये जज नहीं कर सकते कि सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाले को आपने एक ही बार में जज कर लिया तो फिर आप उससे बेहतर है। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल सा है कि आप किसी के 2 क्लास से, किसी के 1 लेक्चर से आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि वो आगे कैसे पढ़ाएगा, आगे क्या करेगा। तो यहां पे कंफ्यूजन है, तो इसको दूर करना थोड़ा सा मुश्किल है नए स्टूडेंट के लिए। तो जरूरी नहीं, आप ऐसा करिए, वहां पे जो भी पुराने स्टूडेंट कोई हैं तो उनसे कंसल्ट करके देखिए, जो भी सीनियर है उनसे मदद लीजिए। तो अगर आप कोई इस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी को देखना चाह रहे हैं, और एक चीज और ध्यान ये रखिएगा कि बहुत सारे जो सीनियर हैं जो कभी नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, वो बहुत बार मिसगाइड भी कर देते हैं। एक कड़वा सच है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेना, जो कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इन सब चीजों को बोल देता हूं, तो लोग नहीं बोलते हैं तभी मैं बोल देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं आपको जान रहा हूं, आप मुझे जान रहे हैं। देखिए, बहुत बार बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होंगे जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। अगर उनका नहीं हुआ है या हुआ है, तब भी बहुत बार बहुत सारे ऐसे नजदीक के दोस्त होते हैं, रिलेटिव, जिन पे आप बिलीव करते हो उनको, और अगर जेलस होता है आजकल जो जमाना खराब चल रहा है उसमें, इसलिए कहना पड़ रहा है, तो वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके मिसगाइड से बचने के लिए वो जो भी सजेशन दें, पहले उनको किसी और से 2-4 बार वेरीफाई कर लें कि क्या वो सही सजेशन दे रहे हैं। अगर लगता है कि नहीं, 4 बार 5 बार आपने वेरीफाई किया, सही कर रहे हैं, तो फिर उनको बिलीव करके आगे बढ़े। तो जब भी चुनाव करें तो ध्यान रखें, उनको कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करने की कोशिश करें कि कहीं आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिससे हजारों स्टूडेंटों की कैरियर बर्बाद हो गई है 1-2 मिसगाइड के कारण। ठीक है, तो वो आप एक बार अच्छे से जज कर लें कि कोई आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो फिर आप वहां से बिल्कुल अलग हो जाए। आप सुन लें उनका, क्योंकि दिल भी दुखाना नहीं है, सुन लेना है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करें। फॉलो उनका करें जिन पे आपको बिलीव हो, ये जरूरी है। पीटी और मेंस किसकी तैयारी पहले करें और कैसे साथ में करें? देखो, पीटी और मेंस में दोनों की तैयारी साथ करें तो बेहतर है। उसके अलावा अगर आपके पास इनफ टाइम है तो पहले आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, सेकेंड टाइम में पीटी की करनी चाहिए। और भी ज्यादा समय है तो पहले इंटरव्यू की तैयारी करो, फिर मेंस की करो, फिर पीटी की करो। कहोगे ये आदमी पागल हो गया है, ये कहोगे कि मेंस की बात, इंटरव्यू की बात कर रहा है। बिल्कुल इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, और पूरे होशो हवास में कर रहा हूं। वो इसीलिए कि इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं, इंटरव्यू के सबके पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मतलब आपके पर्सनालिटी को जज करना कि क्या आपके अंदर एबिलिटी है, आप टीम को लेके चल सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं, खराब से खराब सिचुएशन आएगी तो आप उसको संभाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है, यही सारी चीजें, क्या झूठ बोलते हैं, क्या समय जरूरत पड़ने पे आप भाग जाओगे, ये सारी चीजें चेक की जाती है। और ये सारी चीजें एक दिन में डेवलप नहीं की जाती, धीरे धीरे डेवलप की जाती है। तो धीरे धीरे जब आप इसको डेवलप करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। यानी सिंपल सी बात है, इंटरव्यू का मतलब डिसिप्लिन। जैसे ही आप इन चीजों को धीरे धीरे डेवलप करने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा, आपकी आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। आपके सामने कोई मुश्किल चैप्टर आएगा तो आप उसको सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। आप पूरे डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करोगे, आपकी जो पढ़ाई वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। आप बिल्कुल एनालाइज करके पढ़ने लगोगे, और इसका फायदा मेंस और पीटी के एग्जाम में आपको तैयारी में दिखेगा। सबसे पहले मेंस की तैयारी इसलिए करें कि मेंस की तैयारी करने के दौरान क्या होता है, आपकी जो बेसिक चीजें वो क्लियर हो जाती है। बेसिक चीजें जैसे ही क्लियर हो जाएगी, उसके अंदर फैक्ट डालना आसान है।
आपको कहानी पता है, आपको कहानी पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तो उसके अंदर डॉक्टर सत्यपाल थे कि कुचलू थे, ये जानना आसान हो जाएगा। आपको कहानी पता है कि मानसून से बारिश कैसे होती है, तो बिहार में कितनी बारिश होती है, मानसून कब केरल को हिट करता है, कब अंडमान एंड निकोबार को हिट करता है, ये जानना आसान है। लेकिन मानसून समझ गए तब पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम का काम क्या है, सिर्फ ये समझ गए तो कितनी ऊंचाई पे बहती है, कौन गर्म नेचर का है, कौन ठंडी नेचर का है, ये समझना मुश्किल नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए आपको पहले मेंस करना है, और अगर नहीं तो मेंस और पीटी दोनों को करें। साथ मानसून पढ़ रहे हैं तो साथ में फैक्ट भी पढ़ लें, पीटी भी क्लियर हो जाएगा। आप जब ओशन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ओशन करंट भी पढ़ लें, जो महासागरीय धाराएं होती है उसको भी पढ़ लें, क्लियर हो जाएगा। तो पीटी और मेंस में पहले मेंस, नहीं टाइम है तो दोनों को साथ साथ, और भी ज्यादा समय है तो फिर आप जो है इंटरव्यू की तैयारी पहले स्टार्ट कर दें। इसके अंदर दो और है। इसके अंदर इसके बाद ऑप्शनल पेपर को लेकर कंफ्यूजन होता है। ऑप्शनल पेपर को कैसे चूज करें? साइंस वाले कहते हैं कि सर कौन सा आर्ट्स का पेपर लें, आर्ट्स वाले कहते हैं कि सर कौन सा साइंस का पेपर लें, या ऑप्शनल पेपर को चूज ही कैसे करें? देखिए, ऑप्शनल पेपर अक्सर जो आप लोग चूज करते हो वो ये देख के करते हो कि इसका सक्सेस रेशियो क्या है, इस बार कितना सिलेक्शन हुआ, ये सब देखा जाता है। देखिए होता क्या है, कोई भी ऑप्शनल पेपर बुरा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जहां पे स्कोरिंग का थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन जैसे मान ले पवैड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, इसके अंदर क्या है, पवैड के अंदर क्या है कि आप जब उसको लेते हैं, मान लेते हैं इस साल उसको, उसमें 1000 पोस्ट है तो उसमें 70 सिलेक्शन पवैड से है, लगता है 70 का 1000 में 70 सिलेक्शन है या 100 सिलेक्शन है, अगली बार पवैड ले लिया। उस पवैड की क्या गलती थी, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सब्जेक्ट की कहां गलती थी? गलती यह थी कि उसको देखते हुए अब लगभग 900 स्टूडेंट ने पवैड ले लिया, उसमें से 600 स्टूडेंट ने मेंस क्वालिफाई भी कर लिया। अब 600 स्टूडेंट पवैड दे रहे हैं, ठीक है, तैयारी उनकी थी नहीं, उन्होंने जोश जोश में ले लिया। अब उसमें मात्र 100 ही ऐसे स्टूडेंट है जिनकी अच्छी तैयारी थी, 10 ही रिजल्ट आया। कहोगे कि 700 लोग पवैड से गए थे 1000 सीट में, 10 ही रिजल्ट आए तो ऑप्शनल ही बेकार है। एक्चुअली ऑप्शनल बेकार नहीं, ऑप्शनल का दुर्भाग्य है कि उस साल उनको अच्छे स्टूडेंट नहीं मिले, और अगले साल फिर मान लो उस साल किसी और को अच्छा मिल गया, इस चक्कर में आप लोग ऑप्शनल ऑप्ट कर लेते। लेकिन नहीं, ऑप्शनल ऑप्ट करने के पहले प्राइम आपका होना चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि ऑप्शनल कोई जीएस पेपर नहीं है कि बहुत सतही पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। ऑप्शनल के अंदर डीप में पढ़ना होता है, और स्टार्टिंग में ऑप्शनल लेने के बाद में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो ले लेते हो, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी ले लेते हैं जिनको लगता है मेरी पीटी तो इस बार नहीं हो रहा है, चलो ले लेते हैं कुछ भी। जब हो जाता है तब बहुत को का फोन आया, सर मैंने तो वैसे ही ले लिया था, अब क्या करें? वैसे कभी मत ले, आप टाइम लगाएं, 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, 2-3 अलग अलग ऑप्शनल को देखें। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो स्टडी मटेरियल अब सबका मिल जाता है। आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? आपको लगता है कि इस ऑप्शनल को मैं बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर लूंगा, बेहतरीन पॉइंट्स उसके अंदर मेंस के अंदर डालूंगा, तो आप बिल्कुल उसके साथ चल सकते हैं। अक्सर जो है, आप जो ग्रेजुएशन पेपर लेके चलते हैं, अगर आपको जबरदस्ती वो पेपर नहीं दिलवाया गया है, आपने 3 साल उसको पढ़ा है, आपका इंटरेस्ट है वहां, तो आप बेहतर है कि उसी को कैरी फॉरवर्ड करें। आप कहोगे क्यों जरूरी है? जरूरी नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने 3 साल दिया है, आप जाने अनजाने आपने 5 ही क्वेश्चन रट के एग्जाम दिया हो, लेकिन उस ऑप्शनल के साथ आप 3 साल उस सब्जेक्ट के साथ रहे हैं। 3 साल देना मायने रखता है। एटलीस्ट फ्रेंडली तो हो ही गए होंगे, कुछ और नहीं, फ्रेंडली तो आप हो ही गए होंगे। और अगर आप फ्रेंडली हो गए हैं, अगर आप फ्रेंडली हो गए हैं, तो उसके अंदर अगर आप 30% और एफर्ट लगा देते हैं, 40%, तो आपका वो ऑप्शनल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन किसी और जगह जाते हैं तो आपको 100% एफर्ट लगाना होगा। इसीलिए ऑप्शनल चूज करते समय भी, ऑप्शनल जो चूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उस समय भी थोड़ा सा सतर्क रहें कि ऑप्शनल आप कैसे पसंद कर रहे हैं, कैसे चूज कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो एक तो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, स्टडी मटेरियल अब मैंने नहीं रखता, मिल जाता है। और दूसरा कि क्या आप उसको लंबे समय तक देख पाएंगे, क्या आपको ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, क्या इंटरेस्ट नहीं है? नहीं है तो चेंज कीजिए, और है तो उसी को मजबूत कीजिए। और तब भी कंफ्यूजन होता है तो अपने सीनियर से या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनसे मदद कीजिए।
बोलते बोलते थक गया मैं। अगला है कि इस एग्जामिनेशन, पीसीएस या यूपीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कितना समय यानी कितना साल या महीना जरूरी है, और दूसरा कितना साल और महीना जरूरी है और कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी। देखिए, बिल्कुल आप अगर फ्रेश हैं, नए हैं, तो सबसे आइडियल टाइम वो होता है जब आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से तैयारी शुरू कर देते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के सेकेंड और थर्ड ईयर से तैयारी स्टार्ट करते हैं, सेकेंड और थर्ड ईयर से तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो वो सबसे परफेक्ट टाइम होता है। लेकिन आप कभी भी तैयारी करें, वो परफेक्ट ही होता है यदि आपने उसको परफेक्ट बना लिया। अमूमन एक साल में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी की जा सकती है। एक साल में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी की जा सकती है, ठीक है। टाइम की बात है तो टाइम डिपेंड करता है। आप 4 घंटे से लेके अगर 6 घंटे आप निकाल पा रहे हो, अगर आप 4 घंटे से 6 घंटे निकाल पा रहे हो, बिल्कुल नए स्टूडेंट भी हो, तो बहुत आसानी से आप पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साल में करके निकाल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ऐसा किया है। अब यहां पे एक और बात है कि जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैंने लिख लिया है कि भूल ना जाऊं। स्ट्रैटेजी क्या होती है? जो सिलेक्शन लेते हैं एक साल के अंदर, उसके लिए तरीका है। तरीका क्या है कि आपको पुराने सिलेबस, अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से देखना है। जब सिलेबस आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आपको अपनी तैयारी को समाप्त कर देना है, ठीक है। अपनी तैयारी को बस प्रीवियस ईयर पीटी, प्रीवियस ईयर मेंस के अकॉर्डिंग पहले तैयारी को समेट लेनी है। जब आपने समेट लिया, तब आप अपने अकॉर्डिंग पैर फैला लो, जो भी समझ में आता है, क्योंकि उस समय तक अगर आपने कर लिया इतना काम, तो आपके पास इनफ एक्सपीरियंस हो जाता है और आप फिर समझ सकते हो कि हमको कहां कहां कमी है, उसको दूर कर लेंगे। तो ये आपको करनी है स्ट्रैटेजी। ये फॉलो किया जाता है हर एक सिलेक्शन जो भी लेते हैं उनके द्वारा। तो आपको ये फॉलो करना है कि जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है उसको देखना है, जो सिलेबस है वो देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को पहले समाप्त कर लेना है, फिर उसके बाद दाएं बाएं होना है। ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। अगली कि बुक्स नहीं, एक और है। नोट्स का तो हो गया आपका, कहानी खत्म, नोट्स कैसे बनाएं। बुक्स, अच्छा एक और चीज ध्यान ये रखिएगा कि नोट्स बनाने के दौरान रफ कॉपी का यूज ना करें। कॉपी भी अच्छी हो और कलम भी अच्छी हो, ठीक है। कॉपी भी अच्छी हो और कलम भी अच्छी हो, दोनों अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप रफ के चक्कर में बहुत लोग बेकार के पेज में काम कर लेते हैं, जो उनको बाद में उनका ही खुद इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं जाता। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छी की कॉपी भी लेनी है, ये नहीं कि अब एकदम महंगी वाली लेनी है, साफ सुथरी कॉपी लेनी है। कलम भी अच्छा यूज करो ताकि आप और अच्छे से नोट्स बनाओ। कुछ भी नहीं लिख देना, तो आप ही अपने नोट्स को नहीं पढ़ोगे, आप ऊब जाओगे। अच्छा नोट्स बना रहेगा, कलर अलग अलग, ब्लैक ब्लू अलग अलग कलर यूज कीजिए, पढ़ने में मन लगेगा, बहुत ही फायदा होगा उसका। तो अच्छे से आप नोट्स से बनाइए। 3 बातों का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद यहां पे हैंडराइटिंग आप लोग में से बहुत सारे को लगता है कि हैंडराइटिंग मायने नहीं रखता। एक हद तक सही है, लेकिन मायने नहीं रखता ये कहना गलत है। आप जब मेंस लिख रहे होते हैं तो आप, ठीक है, आपके बहुत अच्छे कंटेंट है, आपके बहुत अच्छे फ्लो हैं, आपने काफी लॉजिकल फॉर्म में आंसर लिखा है, लेकिन अगर आंसर आपने ऐसा लिख दिया कि पढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप 3 घंटे में एक अच्छे खासे वर्ड्स में आंसर लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है उसको पता है, कि आप बहुत क्या कहते हैं, आर्टिस्टिक टाइप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग खराब होगा। लेकिन एटलीस्ट ऐसा हैंडराइटिंग जरूर होना चाहिए जो कि पढ़ा जा सके अच्छे से, क्योंकि जो आपके कॉपी चेक कर रहे हैं तो वो सीनियर मोस्ट होते हैं। एक बार खुद से समझ के देखिए, सीनियर मोस्ट होते हैं। अब वो अगर चश्मा ऊपर नीचे करके बार बार कैसा लिखा है, क्या लिखा है, अगर उसको पढ़ने में इरिटेशन होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। और उसका कोई आधार नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई आधार नहीं है, नंबर काट लेगा वो। क्योंकि वो इसीलिए काट लेंगे, उनको लगेगा कि क्या लिखा है, कितना मेहनत करके पढ़े। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हैंडराइटिंग इतना जरूर अच्छा हो कि बहुत आसानी से पढ़ा जा सके आगे पीछे। और हैंडराइटिंग में एक होता है ना, क्या क्या डिजाइन बना देते हो, जो इंग्लिश में तो चलो इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं, हिंदी में दिक्कत होती है। तो हैंडराइटिंग फ्रेश लिखें, 2 शब्दों के बीच में एक गैप हो ताकि सामने वाले उसको अंतर कर पाए। और ऐसा हैंडराइटिंग जरूर होना चाहिए जो आसानी से पढ़ा जा सके। पढ़ाई पे अगर जोर लगेगी तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर कटेगा, ठीक है।
क्योंकि उसको तकलीफ होगा, चेक करने वाले को तकलीफ होगा पढ़ने में, वो आपके नंबर काट लेंगे। उसके बाद एक और सवाल है कि 2 और सवाल है आपका, याद नहीं हो पाता, याद कैसे करें। देखो, पहला, याद इसीलिए नहीं हो पाता, जो ये शिकायत करते हैं वो एक काम नहीं करते, वो रिवीजन का काम नहीं करते। शिकायत पहले कर देते हैं, काम नहीं करते। काम करने के बाद शिकायत करो तो शिकायत जायज है, लेकिन काम करते नहीं शिकायत कर देते हो। पूछा जाता है कितनी बार पढ़े, सर 1 बार 2 बार। क्या उसको 5 बार पढ़े और 5 बार पढ़ने के बाद याद नहीं आया तो बताओ? 10 बार पढ़े, नहीं याद आया तो बताओ? तो रिवीजन करना होगा। सवाल उठता है कि रिवीजन अलग अलग तरीके से। रिवीजन में कुछ लोग क्या करते हैं, किताब उठाया पूरा पढ़ दिया। जब आप पूरा ऐसे पढ़ोगे तो रिवीजन थोड़ी ना हुआ। रिवीजन में भी स्मार्ट रिवीजन होता है। जैसे आपने किताब लिया, आपको उसमें एक कलर ऐसा रखना जो आपको याद नहीं है, जो याद है वहां इंपॉर्टेंट लाइन पे आपको अंडरलाइन करना है, आप करें। लेकिन उसके अंदर भी जो याद नहीं है उसको एक अलग कलर से आप कलर करो। जब रिवीजन करो एग्जामिनेशन के बहुत पहले, एग्जामिनेशन के टाइम में तो आपको पूरा करना है। जब आपकी तैयारी चल रही होगी तो उस तैयारी के दौरान जब आप रिवीजन करें तो उस पर फोकस करें जो आपको याद नहीं है, क्योंकि आप सब रिवीजन करोगे तो फिर से वो छूट जाएगा। तो आप उस पर फोकस करें जो याद नहीं है। उसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है। तरीका क्या है, आप एक A4 साइज का पेपर लें, मान लेते हैं असहयोग आंदोलन, उसके अंदर जो कंटेंट आपको याद नहीं है सिर्फ उसको लिख के उसको दीवार पे चिपका दें। जहां पे दीवार गंदा करो, पास कर जाना, फिर उसको अच्छे से टाइल्स वाइल्स लगवा के आप साफ कर देना, लेकिन अभी उसको गंदा करो। आपको क्या करना है, एक पेज लेना है A4, एक ही तरफ लिखना है। उसमें जो कंटेंट जिस पर्टिकुलर चैप्टर्स का नहीं याद है उसको लिखिए, दीवार पे चिपका दीजिए। उसको देखते रहिए, डेली देखिए। 1 दिन 2 दिन के बाद अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपने वो चीजें लिखी है जो आपको याद नहीं है, और आपका अब नजर सिर्फ उसी पर जा रहा है जो आपको याद नहीं है। समझ रहे हैं? याद के साथ नहीं याद पे जाता है तो दिमाग को लगता है चाहिए याद है ना, निकलो। लेकिन अब आप सिर्फ उसी को देख रहे हैं जो आपको याद नहीं है। उसके कारण उसका पिक्चर इमेज जो है आपके दिमाग में बन जाएगा और आपको 1 2 दिन 3 दिन में याद हो जाएगी। आप अब उसको देख रहे हैं, उसके अंदर 3 पॉइंट मान लो आपको याद हो गए। एकदम मोटा मार्कर लो, कैसे मार्कर आता है, मार्कर लीजिए और मार्कर से एकदम डिलीट मिटा दो उसको। अब आपके पास मान लो 10 पॉइंट आपने डाले थे, 3 मिटा दिए, अब 7 ही है। फिर 2 याद आया, फिर मिटाओ। अब आपके पास 5 ही पे नजर जा रहा है बार बार। समझ रहे हैं? अब 5 ही पे नजर जा रहा है बार बार। इस तरीके से आप अगर कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके से अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, इस कंटिन्यू करने से क्या होगा कि इस तरह से कंटिन्यू करने से क्या होगा कि जो भी आप चीजें भूल रहे हैं वो आपको याद हो जाएगी और फैक्ट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप करके देखिए, आपका कोई नुकसान तो होना नहीं है, फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। बुक लिस्ट किताब जरूरी है। देखिए, किताब के लिए मैं सीधा मैंने बुक लिस्ट बहुत बार बताया है, फिर से बता देता हूं। कौन सी किताब पढ़ें? किताब में स्टैंडर्ड बुक आपके पास होना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी पढ़ सकते हो ज्योग्राफी के लिए, 9th से लेके 11th के बीच का, 9 से 12 के बीच का, ठीक है, एनसीईआरटी। उसके अलावा महेश वर्णवाल की इंटीग्रेटेड भूगोल, ठीक है, या समग्र भूगोल करके आता है। आप कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी आता है इंग्लिश में, हिंदी में आती है समग्र भूगोल, उसको आप ले सकते हैं महेश वर्णवाल की। उसके बाद हिस्ट्री के लिए राजीव बहिर की किताब स्पेक्ट्रम की आती है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, वो ले लीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास, और दूसरा बिपिन चंद्रा की किताब ले सकते हैं, एस के पांडे ले सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत इनफ है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए 11th की एनसीईआरटी जरूर पढ़े, काफी अच्छी किताब है, 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके अलावा कोई भी एक किताब, रमेश सिंह की ले लो, बहुत सारी राइटर्स की कोई भी एक किताब ले लीजिए, आसान, पीडी का सप्लीमेंट्री ले लीजिए, आसान शब्दों में लिखा है, तो वो आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स। साइंस के लिए आपको, साइंस में जिनको दिक्कत ज्यादा है वो 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, साथ में लुसेंट को रख लीजिए। लुसेंट के साइंस के साथ उसको कर लीजिए, आपका साइंस का प्रॉब्लम वहीं समाप्त हो जाएगा। जिनका साइंस ऑलरेडी ठीक है वो लुसेंट के असर पे काम कर ले, उनका साइंस हो जाएगा। एक करंट अफेयर्स का भी इशू है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। साइंस एंड टेक के लिए, विज्ञान और तकनीक के लिए भी आप स्पेक्ट्रम की किताब ले सकते हैं, ठीक है, अच्छी किताब है। तो ये सारी चीजें हैं जहां से आपका ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाएंगी। अब करंट की बात करते हैं। करंट में कुछ सवाल आता है कि करंट के अंदर जो सवाल ये है कि करंट में हम जो करंट पढ़ रहे हैं उसको याद कैसे करें। तो याद करने का तरीका तो बता दिया। करंट कैसे पढ़ें, डेली पढ़ें या मंथली पढ़ें या ईयरली पढ़ें। देखिए, करंट को लेके एक हवा बना हुआ है, एक अलग ही माहौल है जिसकी जरूरत नहीं है।
हर एग्जाम के पहले आप जिस स्टेट में रहते हो, जहां भी रहते हो, कुछ ना कुछ करंट के किताबें ईयरली वाली आ जाती है। एक नहीं 2 या 3 पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, उसको मिला के पढ़ लीजिए, आपके 90% करंट वहीं सॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा उसी में। मुश्किल से 15 दिन पढ़ोगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है करंट पढ़ना है, तो डेली आधा घंटा, हाफ एन आवर, कहीं ना कहीं कोई वेबसाइट होगा, कहीं कुछ होगा, जहां से भी आप जुड़े हैं, हाफ एन आवर करंट अफेयर्स आप डेली कर लीजिए। आधे घंटे जितना पढ़ पाते हैं उतना ही पढ़ो, छोड़ दो, आधे घंटे पढ़ लो, ठीक है। एक चीज और देखना, करंट के नाम पे उठपटांग फैक्ट्स भी आपके पास आते हैं। फैक्ट्स वही पूछे जाएंगे यूपीएससी पीसीएस में जो रिलेवेंस हो, जिसका रिलेवेंस हो, जो काम की हो, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसीलिए फैक्ट करंट का चूज करते समय भी ध्यान रखें कि आपको जो फैक्ट आप चूज कर रहे हैं, जो फैक्ट आप देख रहे हैं, वो फैक्ट आपके कितने काम का है। तो फैक्ट कुछ भी नहीं रटना है, हाँ रटना वही है जो जिसका इंपैक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ रहा हो या इंटरनेशनल रिलेशन पे पड़ रहा हो। इस तरह के फैक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, फेमस पर्सन, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में कर लेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन भी पढ़ सकते हो, कोई भी, लेकिन पतली पढ़ना, ज्यादा मोटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईयरली मैगजीन आती है, वो भी सफिशियंट होती है। न्यूज़पेपर भी सरसरी निगाहों से देख सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर का आदत डालना बुरा नहीं है। सवाल उठता है न्यूज़पेपर कौन सा? जो हिंदी वाले हैं वो या तो जनसत्ता पढ़ लें या दैनिक भास्कर जैसे किताबों को पढ़ लें। हिंदुस्तान या दैनिक जागरण भी देख सकते हो। जो इंग्लिश में है वो तो हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें, तो उनका काम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा मेंस को, जीएस को लेकर करंट को लेकर हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद भी लगता है कोई सवाल आपका छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे लगता है कि इनफ चीजें आपको बता दी गई, वो सारी चीजें भी बता दी गई है जो शायद कोई आपसे शेयर नहीं करता। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ छूट रहा है। अगर कुछ छूट भी रहा होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट में उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस बार तो सारा कुछ ही कवर कर दिया गया है।